नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज आपका ये चैनल जो है यूडीएन स्टडी है। आपका यूपीपीएससी डेली न्यूज़ जो चैनल है वो वहाँ पे आप सभी लोगों को टॉपर्स इंटरव्यू न्यूज़ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और यहाँ पे जो पेड ग्रुप चल रही है यूपीपीसीएस की, उससे संबंधित यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं। और कुछ लोग दोस्तों कह रहे हैं कि सर थोड़ा एक्सप्लेन और कर दीजिए, जैसे कुछ चीज़ें थी। तो हमें ऐसा लगा, एक आध जैसे पॉइंट था, तो हमें ऐसा लगता है कि वो मिसलेनियस पॉइंट डिस्कस करना उतना उचित नहीं है जितना, जबकि इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने, हालांकि पहले ही प्रश्न हमने इतना बेहतरीन तैयार करवाया है, प्लस इसका एक्सप्लेनेशन इतना बेहतरीन कि उसमें सब कुछ कवर हो जा रहा है। फिर आखिर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की क्यों जरूरत है? इतना तामझाम कर लेते हैं लोग, इसीलिए समस्याएं होती हैं। और हम अपने चैनल के माध्यम से जो भी चीज़ें आएंगी, इतना लिमिटेड सोर्स रखेंगे कि जिनको सिर्फ बार बार रिवाइज करने से आप देखेंगे कि उसका परिणाम बहुत बेहतरीन होगा। ना कि 50 चीज़ें। अरे 50 लोग तो हमको खुद ही कहते हैं सर मेरे पास ये मटेरियल है, ये डाल दें क्या, वो डाल दें क्या। अरे नहीं भैया, इतना सिर्फ कंटेंट दो कि जितने में दिमाग ना पागल हो और चीज़ें जो है व्यवस्थित हो जाएं और लगे कि हाँ हमको याद है। नहीं तो हड़बड़ा जाएगा आदमी, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमें लगता है कि हम सिर्फ वीडियो, इसमें हम आपको पीडीएफ एक्सप्लेनेशन का दे ही देते हैं। वीडियो इसलिए दे रहे हैं, पहले हमारी वीडियो की बात हुई थी, फिर योगा की एक्सप्लेनेशन पीडीएफ भी दे देते हैं, उसमें निकाल के लोग पढ़ेंगे। और हम बहुत जल्दी ऑफलाइन मूड में भी चीज़ें पीडीएफ, जैसे एग्जाम के लिए, जैसे आरओ के लिए भी प्रयास है, जल्द से जल्द इसको करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पीडीएफ हम एक्सप्लेनेशन का दे देते हैं। अब वीडियो इसलिए देते हैं कि ईयरफोन लगा के आदमी सुन ले और उसका जो है रिवाइज हो जाए, बिल्कुल स्पीड बढ़ा ले, 2x कर ले, 1.75x कर ले, मतलब बेहतरीन हो जाए। यही सारी चीज़ें हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए आप लोग के जो भी प्रश्न रहा करें पर पीडीएफ के अनुसार। जैसे कि ये एक्सप्लेनेशन वीडियो जाएगा, इसमें जो भी आपके क्यूरी हो, कोई भी जानकारी, कुछ भी सूचना देना, कुछ बताना हो, तो आप वहाँ पे कर दीजिए। उसका जवाब हम आप सभी लोगों को पेड ग्रुप में जरूर दे दिया करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं मध्यकालीन भारत का। ये सेकंड हमारा सेक्शनल टेस्ट सेकंड है, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा जो कि 17वीं शताब्दी में कश्मीर में स्थापित कारकोट राजवंश का संस्थापक था। तो इसका आंसर है दुर्लभवर्धन। आपने इस पीडीएफ में देखा होगा, एकदम बेहतरीन तरीके से सारी चीजें कराई गई हैं, यहाँ तक कि कुछ फोटोज भी डाली गई हैं, कुछ नया तरीका यूज किया गया है। तो हम वही करेंगे जो आप सभी लोग के दिमाग को तुरंत कैप्चर करे, दिमाग आपका उसको कैप्चर करे, आप उसको कैप्चर करें, चीजें जो है व्यवस्थित रूप से रहें। अब है इसमें 7वीं शताब्दी में दुर्लभवर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर के कारकोट राजवंश की स्थापना की है। हिंदू शासी वंश था। ज्ञातव्य है कि दुर्लभवर्धन के समय ही हिंसांग ने कश्मीर की यात्रा की थी। नेक्स्ट है ललितादित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, कौन कौन से कथन है जो कि सही है बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। 1 और 2 दोनों कथन इसमें सही है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि बहुत लोग होता है ये वाला लाइन देखना भूल जाते हैं, सही है नहीं है, ये मतलब गलत है, सही है नहीं है। ये 2-3-4 चीजें ऐसी हैं जिससे इंसान बहुत भ्रमित हो जाता है। उन्हें लगता है तो प्रश्न गलत दिया गया है या फिर चीजें गलत हो रही हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान रखा करिए, ऐसे आंसर भी बहुत ढेर सारे गलत हो जाते हैं। 740 ईस्वी के लगभग ललितादित्य ने कश्मीर की यशोवर्मन को भी पराजित किया। ठीक है, उसने कश्मीर में अनेक मंदिरों, विहारों और भवनों का निर्माण करवाया, जिसमें कश्मीर का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर के अतिरिक्त भूतेश के शिव मंदिर व परिहास केशव के विष्णु मंदिर प्रमुख है। नेक्स्ट है भारत पर अरब आक्रमण के समय चालुक्य वंशी शासक कौन थे? तो विजयादित्य थे। ठीक है, इसका आंसर है अरबों के समय जो है, अरबों के आक्रमण समय चालुक्य वंशी शासक विजयादित्य था। पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। नेक्स्ट है गोपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें देखिए कथन नहीं है, बता रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा न तो 1 न तो 2 ही। गोपाल को जनता का समर्थन प्राप्त था, इसी कारण बंगाल में उसने पाल वंश की नींव रखने में सफलता अर्जित की। अब देखिए दोस्तों, इसमें जैसे हम आपको चीज दिखाना चाह रहे हैं, ये पर्याप्त था। तो देखिए ये क्या है कि भाई टीम हमारी जो है वो बहुत, जैसे होता नहीं, बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत पैसा लोग देते हैं तो चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा मेन जो चीज़ें हैं वो गलती ना हो, हम उस पर विशेष ध्यान देते हैं। बाकी की जो चीज़ें हैं, जैसे छोटी मोटी चीज़ें, जैसे मैं पढ़ लिया पर्याप्त था, जबकि पीडीएफ मैंने नहीं तैयार किया। तो उम्मीद है आप सभी लोग भी योग्य हैं, छात्र हैं, अच्छे छात्र लोग हैं, तभी आप सभी लोग पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो आप सभी लोग इसको कर लेते होंगे। अगर इससे समस्या हो रही हो तो हमें जरूर बता दीजिएगा, हम इसको सुधार करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, गोपाल को जनता का समर्थन प्राप्त था, इसी कारण उसने पाल वंश की नींव रखने में सफलता अर्जित की। उसने रावणदुर्ग की रक्षा का प्रयास किया, किंतु सफलता न मिलने पर जौहर कर लिया। ठीक है, कौन थी? रानीबाई। रानीबाई राजा दाहिर की विधवा थी। मीर कासिम ने आक्रमण के समय जब देवल का पतन हो गया तो रानीबाई ने रावण दुर्ग की रक्षा का प्रयास किया, किंतु सफलता न मिलने पर जौहर कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किसे दक्षिणापथ के ठोस सिस्टम की उपाधि प्राप्त है? तो यह है पुलकेशिन राज और नीज नाश रहे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अरबों को पराजित करने के कारण नौशारी अभिलेख में पुलकेशीराज और नीजासरय को दक्षिणापथ के ठोस सिस्टम की उपाधि प्रदान की गई है। गजनी वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 ठो कथन दिए गए हैं, इसमें कौन से कथन सही हैं? तो केवल कथन 2 इसमें सही बताया जा रहा है, यानी महमूद आजम एवं प्रथम सुल्तान था। तो गजनी राजवंश का संस्थापक अलप्तगीन था। महमूद गजनी को जबुली का महमूद आजम का प्रथम सुल्तान और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान माना जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था? तो उत्बी था। ये प्रश्न आप सभी लोग काफी समय से देख रहे होंगे। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उत्बी था, जबकि अलबरूनी उसके साथ भारत की यात्रा पर आया था। फिरदौसी शाहनामा का लेखक था। यद्यपि वह भारत नहीं आया, तथापि उसने भारत के बारे में वर्णन किए हैं। फिरदौसी को पूर्व के होमर और फारसी भाषा की नींव रखने वाला माना जाता है। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया, तब जो है क्या हुआ था? 1 2 3 तीनों कथन जो कि सही हैं आपके, तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। वह सेनवंशी लक्ष्मण सेन शासक थे, ये बंगाल के थे, आप जानते हैं। बंगाल की राजधानी नादिया थी। बख्तियार खिलजी ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाई थी। 10 नंबर क्वेश्चन, गोरी का भारत में अंतिम अभियान था पंजाब के खोखरों के विरुद्ध, जो कि उनका अंतिम अभियान था। ठीक है, ये 1027 ईस्वी में किया गया था।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा सही कथन है इस पे ध्यान देना है। तो 1 और 2 दोनों कथन सही है। महमूद गजनवी के सिक्कों पर संस्कृति के अभिलेख मिलते हैं और गोरी के सिक्कों पर माता लक्ष्मी की आकृति मिलती है। महमूद गजनवी के सिक्के पर संस्कृति के अभिलेख मिलते हैं, जैसे अव्यक्तमेय अवतार महमूद, उसमें अपने सिक्कों पर टकसालों का नाम भी खुदवाया था। वह पहला मुसलमान था जिसने भारतीय ढंग के सिक्के प्रचलित किए। गोरी के सिक्के पर माता लक्ष्मी, बैल आदि की आकृति मिलती है। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शासनों को उनकी अवधि के आधार पर आरोही क्रम में सुव्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन नंबर सी है, खिलजी, सैयद, लोधी और ममलूक और तुगलक, यही व्यवस्थित क्रम है। इसका हम देख लेते हैं एक बार जो है। खिलजी जो कि 30 वर्ष थी, सैयद 36 वर्ष, लोधी 76 वर्ष, ममलूक 84 वर्ष और तुगलक जो कि 94 वर्ष तक थे। इसी क्रम में चीजें रही हैं। गुलाम वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। शमसी वंश का संबंध इल्तुतमिश से है। ठीक है, शमसी वंश का संबंध इल्तुतमिश से है। गुलाम वंश के सभी शासक नहीं, केवल 3 शासक की दास थे, ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। प्रथम इलबारी शासक इल्तुतमिश था क्योंकि वह इलबारी जाति से संबंधित था। साथ ही शामसी वंश भी उसी से संबंधित है। ममलूक वंश से सबसे लंबा कार्यकाल इल्तुतमिश का रहा है। निम्न ममलूक शासकों का सही क्रम आप सभी लोगों को बताना है। तो सही क्रम है आपका इसमें से 1, पहले थे कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसके बाद 3 आराम शाह, फिर उसके बाद इल्तुतमिश, फिर उसके बाद जो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर उसके बाद जो है रजिया, फिर उसके बाद जो है मुइजुद्दीन बहराम शाह। तो इसी क्रम में ये चीजें रही। इल्तुतमिश के संदर्भ में सही नहीं है, तो उसको देखना है कि ऑप्शन सी इसका सही हुआ। गोरी की सेना में अमीर आकुर बनाया गया था, तो यही चीज इसमें सही नहीं है। जबकि क्या था, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गोरी की सेना में अमीर आकुर का पद कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला था। हालांकि खोखरों के विरुद्ध अभियान में इल्तुतमिश की वीरता से प्रभावित होकर गोरी ने उसे दास्ता से मुक्त प्रदान कर अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की थी। कथन, अलाउद्दीन को आरिजे मुमालिक और अवध का सूबेदार बनाया गया, कारण उसने मलिक छज्जू के विद्रोह का दमन किया था। तो कथन डी इसमें, ऑप्शन डी इसमें सही है। कथन व कारण दोनों सही, किंतु सही व्याख्या नहीं कर रहा। आइए इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1992 ईस्वी में बिलचा अभियान में सफलता के बाद उसे आरिजे मुमालिक युद्ध मंत्री के पद के साथ ही अवध का सूबेदार बनाया गया। मलिक छज्जू के विद्रोह का दमन करने के पश्चात वह कड़ा मणिपुर का सूबेदार बन गया। नेक्स्ट है, रुकनुद्दीन को पराजित करने के बाद अलाउद्दीन सिंहासन पर बैठा, तो ये लाल महल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन एक नए धर्म की स्थापना और विश्व विजय की योजना बना रहा था, लेकिन इसके सुझाव पर उसने अपनी दोनों योजनाएं त्याग दी। तो ये योजनाएं उसने त्यागी थी काजी अलाउल मुल्क के सुझाव पर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। अलाउद्दीन ने एक नए धर्म की स्थापना और विजय की योजना बनाई और सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की। यहाँ तक कि अपने सिक्कों और सार्वजनिक प्रथाओं में भी स्वयं को द्वितीय सिकंदर घोषित किया, परंतु अपने परामर्शदाता काजी अलाउल मुल्क के सुझाव पर दोनों योजनाएं त्याग दी। अलाउद्दीन के समय हुए विद्रोह को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो अलाउद्दीन के समय जो विद्रोह हुए थे उसको सही क्रम हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो 4 होगा, 9 मुस्लिमों का विद्रोह, फिर उसके बाद 3 अकद खां का विद्रोह, फिर उसके बाद होगा इसमें 1 मंगू खां का विद्रोह, फिर उसके बाद हाजी मौला का विद्रोह। यही क्रम है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में 9 मुस्लिम शब्द संदर्भित करता है इस्लाम में परिवर्तित मंगोलों को। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली सल्तनत में 9 मुस्लिम शब्द का इस्लाम में परिवर्तित मंगोलों से मंगोलों को गयासुद्दीन तुगलक के समय पहली बार भारत में बसने की अनुमति मिली थी। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा इसमें 21 नंबर प्रश्न, हाजी मौला विद्रोह को दबाने का श्रेय किसे जाता है। तो ये हमीउद्दीन को, ऑप्शन नंबर सी को। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, अलाउद्दीन के संदर्भ में कुछ सही कथन है तो उसको बताना है। इसमें आंसर है सभी कथन ठीक है। तो पहला कथन क्या है, पहला दिल्ली सुल्तान जिसे मद निषेध लागू किया, अमीरों के मेल मिलाप और वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध, कादिर खां के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण भी हुआ। तो अलाउद्दीन के संदर्भ में तीनों कथन सही है। अलाउद्दीन के अभियान का सही क्रम बताना है दोस्तों। देखिए इस बार हमने प्रयास किया है कि ट्रिक के साथ में आपको चीजें बताई है ताकि आप सभी लोग को अपना एक स्वतः का भी नोट्स बनाने का मौका मिले और इसी ट्रिक को याद करके कुछ चीजें अलग से भी नोट्स बन जाए, तो आपका बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो अलाउद्दीन के अभियान का सही क्रम है गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, सिवान, जालौर। तो इसमें हमने बनवा दिया है गुरची माँ सेजा, गुरची माँ सेजा। तो आप सभी लोग को उम्मीद करेंगे अच्छा लगा होगा, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। गुजरात है 1297 ईस्वी, रणथंभौर 1301 ईस्वी, चित्तौड़ 1303 ईस्वी, मालवा 1305 ईस्वी, सिवान 1308 ईस्वी और जालौर 1311 ईस्वी। ये डेट यहाँ पे दिए गए। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान का सही क्रम है। इसको भी जो है कि कोड बना दिया गया, देवगिरी, वारंगल, द्वारसमुद्रम, मदुरई और फिर से देवगिरी होगा। तो देवा द्वार मत दे, ट्रिक है ये आपका। तो देवगिरी तेलंगाना यानी वारंगल, द्वारसमुद्रम मदुरई यानी पांडव और फिर से पुनः देवगिरी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। दिल्ली सल्तनत में वसीलात हश्म का संबंध किससे है, सैनिकों के वेतन रजिस्टर से। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में सूचना विभाग का प्रमुख कौन होता था। तो होता था बरीदे मुमालिक, बरीदे मुमालिक, ऑप्शन नंबर बी। सल्तनत काल में सूचना विभाग का प्रमुख बरीदे मुमालिक होता था, जबकि दबीर शिक्षक न्यायाधीश वाकया नवीस सदर उर सदूर धर्म व दान विभाग का प्रमुख होता था। वे सल्तनत काल के मंत्री थे। ये सब सल्तनत काल के मंत्री हुआ करते थे। सल्तनत काल में लक्ष्मी मियाना थी, ये थी राजस्व सुधार की नीति थी, ऑप्शन नंबर सी। गयासुद्दीन तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है। तो लगान वसूली के समय, मतलब लगान वसूली में उसने ठेकेदार प्रथा को शुरू किया, यानी ठेकेदारी जो प्रथा होती है, ये इसका कथन जो कि सही नहीं है गयासुद्दीन तुगलक के समय में। नेक्स्ट है, ठेकेदारी प्रथा को बोली दिलवानी भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अफगान की दुर्घटना में लकड़ी का भवन गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। उस भवन का निर्माण करता था अहमद अयाज। अहमद अयाज ने उस भवन का निर्माण किया था जिसमें दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। माना जाता है कि यह षड्यंत्र जौना खां के कहने पर हुआ, क्योंकि उसने इस घटना के पश्चात अहमद अयाज को ख्वाजा जहां की उपाधि दी और शहनाई इमारत पद दिया था। देखिए ये जो प्रश्न है इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आज तक इसमें काफी कॉन्फ्लिक्ट रहे होंगे, कंफ्यूजन रहे होंगे इन प्रश्नों में कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो लोगों को पूरी जानकारी नहीं रहती है। लोग आज तक जानते थे कि जौना खां द्वारा मतलब बनाई गई झोपड़ी थी उसमें मतलब दबके हो गया था, लेकिन उसके पीछे कारण ये सारी चीजें थी। तो सल्तनत कालीन इतिहास में हनूस दिल्ली दूरस्थ कथन संबंधित है गयासुद्दीन और निजामुद्दीन औलिया से।
आइए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा बड़ा है, देख लेते हैं। सुल्तान गयासुद्दीन और शेख निजामुद्दीन औलिया। सुल्तान गयासुद्दीन का संबंध उस समय के महानतम संत शेख निजामुद्दीन औलिया के से मैत्रीपूर्ण नहीं थे। इस मनमुटाव के कई कारण बताए जाते हैं। खुसरो खान ने अपने राज्यारोहण के समय निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टके भेंट स्वरूप भेजा, जिसे शेख निजामुद्दीन ने गरीबों में दान कर दिया था। गयासुद्दीन तुगलक जब गद्दी पर बैठा तो उसने खुसरो खां के अनुग्रह से प्राप्त धन सभी व्यक्तियों से मांगा। शेख निजामुद्दीन ने उस मांग को यह कहकर मना कर दिया कि चूंकि धन सार्वजनिक कोष का था, इसलिए उन्होंने उसे जनता में बांट दिया। इस उत्तर से सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक रुष्ट हो गया। इस द्वेष का एक अन्य कारण शेख निजामुद्दीन की संगीत सभाओं के प्रति रुचि बताई जाती है। सुल्तान ने शेख का इस आधार पर विरोध किया कि शेख प्रफुल्लतापूर्ण रागों दरवेशों के नृत्यों में तल्लीन रहता और इस ढंग की भक्ति को संस्थापित धर्म के कट्टर सुन्नी लोग गैर कानूनी समझते थे, परंतु उसे अपने उद्देश्य में सफलता नहीं प्राप्त हो सकी, क्योंकि 56 धर्म विद्वान जिसने सुल्तान ने परामर्श किया, शेख के कार्य में कोई दोष नहीं पा सके। बंगाल के सफल अभियान के बाद सुल्तान गयासुद्दीन ने शेख निजामुद्दीन औलिया को यह संदेश भेजा था कि उसके राजधानी में प्रवेश से पूर्व यह दिल्ली छोड़ दें। शेख ने उत्तर दिया था कि हनूज देहली दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, स्रोत है एस के पांडे, मध्यकालीन भारत, पृष्ठ नंबर 144-145। तो ये डिटेल हमने यहाँ पे आप सभी लोगों को दे भी दिया है, साथ में बता दिया है कि ये जो हमने चीज़ें प्राप्त करी है कहाँ से प्राप्त करी हैं, ताकि आप सभी लोगों को किसी प्रकार का कंफ्यूजन समस्या ना रह जाए। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में सही है, तो सभी कथन सही है। आइए कथन देख लेते हैं। बलबन की बात, उसकी भी उपाधि उलुग खां की थी। इब्न बतूता ने उसके राज्य की यात्रा की। संत शेख सियाबुद्दीन उसके समय दीवानुल मुख्तराज था। नेक्स्ट है सल्तनत काल में अमीरुल मोमिनीन की उपाधि थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक की थी। ठीक है दोस्तों, 33 नंबर प्रश्न है, मिस्र के खलीफा के दूत हाजी सईद सरसरी किसके दरबार में भारत आए थे? तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के। मिस्र के खलीफा के दूत हाजी सईद सरसरी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1344 ईस्वी में भारत आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 34 नंबर प्रश्न है, हम लोग देखते हैं सुल्तान की प्रत्यक्ष आय हेतु फिरोज तुगलक ने स्थापित किया था, तो इमलाक विभाग, जो कि इमलाक विभाग था, उसको स्थापित किया था। इसका एक्सप्लेनेशन हम आपसे लोग साथ देख लेते हैं। दीवाने वकूफ भारत के इतिहास में सल्तनत काल का एक प्रशासनिक विभाग था। जलालुद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित इस विभाग का मुख्य कार्य व्यक्ति कागजात की देखभाल करना होता था। वजीर का अधीनस्थ होता था। दीवाने विजारत विभाग का अध्यक्ष वजीर कहलाता था। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय वजारत का स्वर्णकाल था, जबकि बलबन का काल इनका निम्न काल था। इसका मुख्य कार्य लगान बंदोबस्त में नियम बनाना, अन्य करों की दर निश्चित करना एवं राज्य के व्यय पर नियंत्रण रखना। मुस्लिम विधिवेत्ता अलमावर्दी के अनुसार वजीरों की 2 श्रेणियां थी, वजीर तौफीद व वजीर तनफीद। नेक्स्ट है इसमें दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना बलबन ने की थी और प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती करना था, जिन सैनिकों में घोड़ों की हुलियां रखना, सैन्य निरीक्षण करना आदि चीजें थी। दीवाने कजा या न्याय विभाग था। काजी मुमालिक, काजी कुजात इस विभाग का अध्यक्ष होता था, जो कभी कभी शेख उल इस्लाम सदेजहां व सदर उस सदूर भी कहलाता था। काजी मुमालिक न्याय विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति एवं न्यायपालिका के संचालन के लिए उत्तरदायी होता था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं इसमें 35 नंबर प्रश्न है। अच्छा, स्रोत हम आपसे लोगों को बता दें, इसमें एस के पांडे, मध्यकालीन भारत है। नेक्स्ट है निम्न कौन सी धार्मिक मामलों में सुल्तान का मुख्य सलाहकार होता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सदर उस सदूर, यानी कि इसमें देखिए ये थोड़ा सा इसमें लगाया नहीं गया है, तो सदर उस सदूर का जो है ऑप्शन नंबर 20 में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर प्रश्न है, यह धार्मिक मामलों में सुल्तान का प्रमुख परामर्शदाता होता था। इसका कार्य इस्लामी नियमों एवं उपनियमों को लागू करना था। मुस्लिम उलेमा विद्वानों एवं धार्मिक पुरुषों का जीवन निर्वाह भत्ता मंजूर करना भी उसका दायित्व होता था। मुसलमानों के लिए दिए जाने वाले जकात पर इसकी अधिकारी का अधिकार होता था। जकात पर अमीर हाजी को देख लेते हैं क्या चीज होती है। इस पदाधिकारी को बारबक भी कहा जाता था। यह शाही दरबार का शिष्टाचार एवं वैभव बनाए रखता था। इसकी अनुमति के बिना न तो कोई सुल्तान तक पहुंच सकता था और न ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता था। ठीक है, यह सुल्तान के अति निकट थे, अतः इस पद पर सुल्तान अपने निकटतम संबंधी अथवा अति विश्वसनीय व्यक्ति को नियुक्त करता था। सुल्तान के व्यक्तिगत हाजिब को हाजिब खास कहा जाता था। सुल्तान जब स्वयं किसी अभियान का नेतृत्व करता था तो अमीर हाजिब उसके व्यक्तिगत सचिव के रूप में कार्य करता था। इसके पांडे, मध्यकालीन भारत, स्रोत आप सभी लोगों का है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन परगना का प्रमुख अधिकारी होता था? तो वो आमिल होता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैसे इसमें एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जिला या सिख प्रशासन, सिख का निर्माण 1279 ईस्वी में सर्वप्रथम बलबन ने किया। उसने समाना तथा सुनाम प्रांतों को सिखों में विभाजित कर विभिन्न अमीरों को सौंप दिया था। दोस्तों आपको बता दें कि कभी कभार हो सकता है कि टाइप हमारे माध्यम से नहीं, जो टाइप करने वाले लोग हैं उनके माध्यम से हो रहा है। एक्सप्लेनेशन हम कराते हैं, एक्सप्लेनेशन में आपको किसी प्रकार की गलती नहीं मिलेगी। और ऑप्शन में हो सकता है आपको कभी ऐसा हो जाए कि एक्चुअल में बताया तो एक्सप्लेनेशन गया है डी के लिए, लेकिन ऑप्शन में हमसे गलती से वो सी लग चुका है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और एक ही 2 प्रश्नों में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। और धीरे धीरे हम इसमें लगे हैं लगातार सुधार के लिए कि जितना जल्द से जल्द हो सके इसमें हम सुधार करके एकदम बेहतरीन करते हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे लोक सेवा आयोग हो गया, उसमें हर साल 7-8 प्रश्नों के ऑप्शन में गलती होती है। बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं की बुक है, तो आप देखेंगे इतना फंडिंग होने के बाद भी कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों हो जाती हैं, फिर भी हम 1-2 से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि सब चीज़ें ना रहें। धीरे धीरे इसकी संख्या बिल्कुल शून्य करने का पूरा प्रयास है। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं सबसे पहले। अच्छा, इसी का एक्सप्लेनेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। ये सिख का प्रशासन सिखदार कहा जाता था। सिखदार की नियुक्ति उस अमीर वर्ग से होती थी जो मुक्ता वर्ग के पद पर कार्य कर चुका हो या जिन्हें प्रशासन का पर्याप्त अनुभव हो। परगना कौन होता था? सिख के नीचे प्रशासन की इकाई परगना थी। इसमें कई गाँव सम्मिलित थे। परगना का प्रमुख अधिकारी आमिल था। इसका प्रमुख कार्य परगने में शांति व्यवस्था स्थापित करना था। प्रत्येक परगने में आमिल, सरहंग, मुशरीफ, मुहाशिल तथा गुमास्ते नामक अधिकारी होते थे। इनके अतिरिक्त राजस्व का लेखा रखने के लिए कारकुन भी होते थे। स्रोत है आपका एस के पांडे, मध्यकालीन भारत। गांव का प्रशासन कैसा होता था? परगना अनेक गांव में विभाजित था। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। गांव का शासन कार्य चलाने के लिए गांव में पटवारी, खूत, मुकद्दम यानी मुखिया और चौधरी प्रमुख होते थे। स्रोत है एस के पांडे, मध्यकालीन भारत। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी लोगों का
दिल्ली सल्तनत की सैन्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मंगोल की भारतीय दशमलव पद्धति पर आधारित थी। सरखेल सेना की सबसे छोटी इकाई थी। 1 लाख घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान खान होता था। ठीक है, अब इसमें है ऑप्शन आप सभी लोगों का इसमें लगाना है। अब देखिए इसमें जैसे ही आप सभी लोग देखिए इसमें येलो कलर नहीं किया गया है। अब आप कंफ्यूज मत होइए, जो एक्सप्लेनेशन है आप इसको पढ़िए, यहाँ से आपको पूरा आंसर बिल्कुल एकदम क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या है, सेना का वर्गीकरण। दिल्ली सल्तनत की सेना का वर्गीकरण मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। ठीक है, मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। एक हो गया, सेना की सबसे छोटी सैनिक इकाई सरखेल था, सबसे बड़ी इकाई खान थी। ठीक है, अब देखिए सरखेल सेना की सबसे छोटी इकाई थी। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें सेना की सबसे छोटी इकाई सरखेल थी, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2। ठीक है, यानी कि आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए। और इसमें लास्ट हम लोग देख लेते हैं, 10 सवारों की टुकड़ी का प्रधान सरखेल था। 10 सरखेलों में 100 घुड़सवार के ऊपर एक सिपहलासार, 10 सिपहलसारों में 1000 घुड़सवारों के ऊपर एक अमीर, 10 अमीरों में 10,000 घुड़सवारों के ऊपर एक मलिक तथा 10 मलिक 1 लाख घुड़सवारों के ऊपर एक खान होता था। आप समझ गए, 1 लाख घुड़सवार की टुकड़ी का प्रधान खान होता था, तो 1 लाख घुड़सवार के ऊपर खान होता था। इसका प्रधान कौन होता था, खान, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें 1, 2, 3 तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें सल्तनत काल में किस किले का प्रमुख अधिकारी कोतवाल था। इसके अतिरिक्त किले में अधिकारी होते थे, तो इसके अतिरिक्त मुफरीद अधिकारी होते थे। अलाउद्दीन ने भी सीमांत प्रदेशों में दुर्गों का पुनर्निर्माण करवाया तथा वहाँ सैनिकों को नियुक्ति किया। उसने सीरी के किले को सुदृढ़ किया। किले का सर्वोच्च अधिकारी कोतवाल होता था, जिसके पास किले की चाबी होती थी। कोतवाल के अतिरिक्त किले में मुफरीद नामक अधिकारी भी होते थे। ये संभवतः किलों की हथियारों की देखभाल करते थे। स्रोत एस के पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सुमेलनों में से कौन सा सुमेलन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही नहीं है। बाधे मलजाह गयासुद्दीन तुगलक, ये सही नहीं है। आइए देखते हैं, सिंचाई व्यवस्था का सर्वाधिक विकास तुगलक काल में ही हुआ। सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था। मोहम्मद तुगलक ने कुओं की खुदाई के लिए ऋण प्रदान किया। इस काल में कुओं से सिंचाई के लिए एक नई तकनीक विकसित हुई, जिसे गियर प्रणाली कहते हैं। यह प्रणाली साकिया के नाम से जाना जाता है। सल्तनत काल में नहरों का सर्वाधिक विकास फिरोज तुगलक काल में हुआ। उसने अनेक पुल, जल सेतु व झीलों नहरों का निर्माण करवाया, जिसमें हौजे तुगलक शाह, हौजे कुतुलुक खान, हौजे शाहजादा मुबारक खान तथा हौजे शाहजादा फतेह खान प्रमुख हैं। उसके द्वारा दिल्ली व उसके समीप क्षेत्रों में बनाए गए प्रमुख बांध हैं बांधे फतेह खां, बांधे मलजाह, बांधे महिपालपुर, बांधे सुकरवान, बांधे सिपानाह व बांधे वजीराबाद। फिरोज तुगलक द्वारा बनाई गई प्रमुख नहरें उगुलखानी नहर, रजवाही नहर, सिरमौर की पहाड़ी से लेकर हांसी तक की नहर, घग्गर से फिरोजाबाद तक की नहर, यमुना से फिरोजाबाद तक की नहर, इसमें उलुग खानी नहर सबसे बड़ी थी। सुल्तान कुतुबुद्दीन गुजरात काकरिया झील, सूफी संत हुसैन चिश्ती नागौरी मुस्तफ़ा सागर झील। प्राचीन भारत में सिंचाई हेतु गहरे कुएं से पानी निकालने के लिए रहट तकनीक के प्रयोग का लिखित उल्लेख बहुत अस्पष्ट है। इस काल में रहट जैसी तकनीक नोरिया थी। रहट का पहला विस्तृत विवरण 16वीं शताब्दी में बाबरनामा में मिलता है। स्रोत एस के पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, निम्न में कर व्यवस्था का सही सुमेलन नहीं है, तो ऑप्शन डी खुम्स, गैर मुस्लिमों से सामान्य कर। अब देखिए जकात क्या होता है, आप एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह केवल धनवान मुसलमानों से ही लिया जाता था। ऊशर या मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि करता जिस भूमि पर प्राकृतिक संसाधनों द्वारा सिंचाई होती थी वहाँ से पैदावार का 10% भाग, तथा जिस भूमि पर कृत्रिम संसाधनों द्वारा सिंचाई होती थी खराज था। यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि करता जो पैदावार की 1/3 से लेकर आधे भाग तक वसूल किया जाता था। खुम्स या लूटे हुए धन खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खानों से प्राप्त संपत्ति थी। जजिया था, यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। 10 से 40% तक लिया जाता था। जजिया कर देने वाले को 3 भागों में बांटा गया था। उच्च श्रेणी के 40%, मध्य श्रेणी में 20%, निम्न श्रेणी में 10%। और ब्राह्मण, संत, वृद्ध, निर्धन, स्त्री व अल्पवयस्क इस स्तर से मुक्त थे, किंतु फिरोज ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। सल्तनत काल में लगान निर्धारण की प्रणाली के संबंध में सही है, तो ऑप्शन नंबर ए मुक्ताई लगान निर्धारण की एक मिश्रित प्रणाली थी। ठीक है, लगान निर्धारण बटाई, किस्मत ए गल्ला, गल्ला बक्सी अथवा हाशिर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं इसमें। नेक्स्ट ये एक्सप्लेनेशन है दोस्तों आप सभी लोगों का। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में तुजार खास होता था, व्यापारियों का विशेष समूह। ऑप्शन नंबर ए। बर्नी ने व्यापारियों के लिए विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया, यथा सौदागरान, तुजार, पुर्जगनान, कारवानियान, बक्कालान व मुल्तानियान। मुल्तानियान बड़े व्यापारी होते थे जो ऋण देते थे। व्यापारियों के विशेष समूह को तुजार खास कहा जाता था। निम्न से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है, तो मदरसा है, निर्माण करता है उसके, तो ऑप्शन ए मदरसा है मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, ये सही नहीं है। तो आइए देखते हैं, मदरसा है मुइजी इल्तुतमिश ने किया था इसका निर्माण, और मदरसा है नासिर इल्तुतमिश ने किया था। मदरसा है नासिरिया नसीरुद्दीन महमूद ने, और मदरसा है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नेक्स्ट है, निम्न सुमेलनों पर विचार करें। हसन निजामी, देखिए कुछ सुमेलन दिए गए हैं, आपको इसमें विचार करना है सही युग्म कौन सा है, तो कोई 3, ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन सा है आइए देख लेते हैं। हसन निजामी, ताजुल मासिर, मिनहाज सिराज, तबकाते नासिर, लुआब उल अलवाब मोहम्मद औफी, फतवाए जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट है, जियाउल इंसा की मनाजिर उल इंसा के रचनाकार थे, तो महमूद गवाह थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी है। स्थापत्य कला में सही कौन सा पूछना है, इसमें पूछा था, इसमें सभी हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अलाई दरवाजा इस्माइली वास्तुकला का रत्न है। ढलवा दीवारें तुगलक वास्तुकला से संबंधित हैं। खाने जहां तेलंगानी का मकबरा पहला अष्टभुजी मकबरा है। भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश है। नेक्स्ट निम्न सुमेलनों में कौन सा सुमेलन ठीक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी खालिस मुखलिस मस्जिद अलीगढ़। खालिस मुखलिस मस्जिद कहाँ पे है, जौनपुर में, बाकी जो जहाँ पे है वो वहीं पे है। एम्मा और अलतमगा जागीर की शुरुआत हुई जहांगीर के समय। ऑप्शन नंबर बी। मनसबदारों को जब नगद वेतन के बदले भू राजस्व आवंटन किया जाता था तो उसे जागीर या तियुल कहा जाता था, और पर्याप्तकर्ता जो को जागीरदार कहते थे। जागीरदार व्यवस्था की शुरुआत अकबर के समय हुई, जबकि
अलतमगा और एम्मा जागीर की शुरुआत जहांगीर के समय हुई। सियाब नहर का निर्माण हुआ अकबर के समय में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 50 नंबर, अकबर के समय भू राजस्व वसूल करने को पृथक पृथक आमिल नियुक्त किए गए, इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो करोड़ी नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट आईना 10 साल के संदर्भ में सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं। इसकी शुरुआत मुर्शिद कुली खान ने बंगाल से की। नेक्स्ट है निम्न सुमेलनों पर विचार करें और सबसे सटीक सुमेलन चुनें। सिक्का धातु जारी करता है, जैसे शाहरुख सिक्का है, धातु थी स्वर्ण और जारी करता थे बाबर। तो इसमें आपको बताना है, मतलब सटीक सुमेलन करना है। तो निसार जो थी चांदी की थी और जहांगीर ने इसकी खरीदी थी। शाहरुख जो कि चांदी का था, बाबर ने दिया था। अशरफ स्वर्ण का था, शेरशाह ने दिया था। चाशम स्वर्ण का था, अकबर ने दिया। निसार चांदी और जहांगीर ने। नेक्स्ट है निम्न में से किसने दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उलूम की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जैबुन्नीसा। औरंगजेब की पुत्री जैबुन्नीसा ने दिल्ली में पुस्तकालय बैतुल उलूम की स्थापना की, जबकि माहम अनगा ने खैर उल मंजिल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। तो आप कथन जो 2 है वो सही नहीं है, बाकी सब सही है। मुगल काल के दौरान सती प्रथा प्रचलन में थी, इसलिए अकबर ने इसे रोकने का प्रयास किया, किंतु वह पहला मध्यकालीन शासक नहीं था जिसने ऐसा किया। मध्यकाल में सती प्रथा को रोकने का पहला प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। औरंगजेब मुगल काल का पहला शासक था जिसने स्पष्ट रूप से फरमान जारी कर सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। जरी कलम की उपाधि दी गई मोहम्मद हुसैन को। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध ग्रंथकार मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से विभूषित किया गया। मोहम्मद हुसैन का ताल्लुकात कश्मीर से था। अबुल हसन जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार था, जिसे नादिर उल जमा की उपाधि प्राप्त थी, जबकि उस्ताद मंसूर को नादिर उल अशर की उपाधि से विभूषित किया गया था। दसवंत और बशावन अकबर के समय एक ख्यातिलब्ध चित्रकार थे और अबुल हसन व्यक्ति चित्रों में पारंगत थे। और उस्ताद मंसूर जो थे वो प्राकृतिक व पशु चित्रण, उदाहरण जैसे लाल फूलों की बहार, साइबेरियन का एक बिरला सारस उसके प्रमुख चित्रों में से थे। नेक्स्ट है निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो फतुहात आलमगिरी मोहम्मद काजिम की नहीं है, तो फतुहात आलमगिरी है ईश्वर दास नागर की, सॉरी। नेक्स्ट है उपनिषदों का दारा सिकों के अनुवाद किया सिर के अकबर शीर्षक से। जहाँ के काल में दारा सिकों की देखरेख में 2 संस्कृत ग्रंथों में भगवत गीता और योगोशिष्ट का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। दारा सिकों ने स्वयं भी कुछ संस्कृत पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। इसको सिर ए अकबर महान रहस्य नाम दिया। इसी के अनुवाद से 18वीं शताब्दी में यूरोप ने उपनिषदों की जानकारी प्राप्त हुई। दारा ने मज्म उल बहरीन 2 समुद्रों का मिलन नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें हिंदू व सूफी मत का तुलनात्मक वर्णन है। स्रोत है विकीपीडिया, यहाँ पे विकासपीडिया है। जौनपुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जौनपुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन से हैं? जौनपुर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में हुई। जौनपुर की स्थापना 1359 ईस्वी में हुई। जौनपुर में सरकी वंश का पहला शासक मलिक सरवर था। तो सही कथन आपका तीनों है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सरकी राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सरकी राजवंश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो तीनों जो कथन दिए गए हैं सही है। नेक्स्ट है सिराज हिंद निम्न से किस सरकी शासक की उपाधि थी? तो इब्राहिम शाह की उपाधि थी। नेक्स्ट है निम्न से किसे विद्रोहों का नगर कहा गया है? तो लखनौती को। लखनौती बंगाल की पूर्व राजधानी थी, जिसे विद्रोहों के नगर की संज्ञा दी जाती। कोहराम ऐबक का मुख्यालय था, जो उसने गोरी द्वारा उत्तराधिकारी सौंपने के समय बनाया था। नेक्स्ट है निम्न से सही सुमेलन है। तो सही सुमेलन आपका सभी है, यानी इलियास शाही वंश बंगाल से है, शाहमीर वंश कश्मीर से है, खिलजी वंश मालवा से, सिसोदिया वंश चित्तौड़ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर का वह शासक कौन था जिसने अपने राज्य में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था? तो कश्मीर का वो राज्य कौन सा था? राजा था सिकंदर। सिकंदर ने अपने शासनकाल में कश्मीर में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। जैनुलाब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है और जो जजिया कर की समाप्ति करने वाला प्रथम शासक था। कश्मीर में मोहम्मद शाह से लेकर मोहम्मद शाह तृतीय तक का शासनकाल राजनीतिक डाकुओं के रूप में कुख्यात है। महमूद बेगड़ा के संदर्भ में सही कथन कौन सा नहीं है? वह गुजरात के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था, यही कथन उसका सही नहीं है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई 1347 ईस्वी में। 1347 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विजयनगर और बहमनी राज के मध्य संघर्ष का क्षेत्र था। तो रायचूर दोआब मध्य स्थित का संघर्ष था। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच रायचूर दोआब अवस्थित था। अब देखिए इसमें आपका देखिए रायचूर दोआब सिर्फ नहीं क्लियर हुआ, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में है, ये भी क्लियर हो गया। जो विजयनगर और बहमनी राज के बीच संघर्ष का एक बिंदु था, क्योंकि यह क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ था, साथ ही इसका सामरिक महत्व भी बहुत था। तो इसमें आपका एक प्रश्न नहीं कई प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। और आगे हम आप सभी लोगों को बता दें कि हमारी तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ और भी लॉन्च होने वाली, जैसे टीम से बात क्लियर हो जाएगी हम आप सभी लोगों को बता देंगे कि कुछ हम नोट्स लाने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन रहेगा, उसका एक्सप्लेनेशन रहेगा, पीछे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे प्राचीन भारत शुरू हो रहा है तो उसमें उसके 10-10, 20-20 पॉइंट महत्वपूर्ण रहेंगे। यदि उसका एक क्वेश्चन से एग्जाम में प्रश्न नहीं आ पा रहे तो उस बिंदु से कोशिश की जाएगी कि प्रश्न छूटने ना पाए, वहाँ से प्रश्न आ जाए। तो ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे जाएंगे। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित सुमेलनों को ठीक करना है। तो कुछ सुमेलन है यहाँ पे गड़बड़, उसको ठीक करना है। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, यानी ए का 1 होगा बीजापुर का, जो कि आदिल शाही होगा, और बी का 2 होगा, यानी कि अहमदनगर का निजाम शाही होगा, और सी का 4 होगा, यानी कि बरार का इमाद शाही होगा, और बीदर का यानी डी का 5 होगा, डी का 5 बरीद शाही, और गोलकुंडा का क्या होगा? 3 कुतुब शाही। तो यहाँ पे देखिए दिया गया स्क्रीन पे पूरा, आप सभी लोग इसको देख लीजिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गोल गुंबद का निर्माण करता था? तो मोहम्मद आदिल शाह था। नेक्स्ट निम्न सुमेलनों में सही नहीं है, नुनीज कृष्णदेव राय 69 नंबर। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे आपको बता दें, सिंपल सा आप देख रहे होंगे कितना बेहतरीन आपके लिए यहाँ पे सजाया गया है, सारी चीज़ें जो है कृष्ण बताई गई हैं। देखिए यहाँ पे फोटो भी लगाया गया है कि मार्को पोलो मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार, ठीक है, पांडव राज्य की यात्रा की 1292 ईस्वी में, इब्न बतूता शेख फतह अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन तुगलक के समय यात्रा की 1333 ईस्वी में, निकोलो कोंटी देख सकते हैं, कुछ फोटो भी दृश्य लगा दी जिससे आपको इमेजिनेशन पावर में याद करने की मतलब चीज़ें बहुत आसान हो जाएं। तो निकोलो कोंटी इटली देवराय प्रथम के समय यह अपनी पत्नी के साथ आया था। और इसमें हमारे टाइप करने वालों ने यहाँ पे लिखा है पीसीएस का भरोसा नहीं, कहो कि
पूछ दे कि कौन सा आया, तीसरा पत्नी आया था, इसलिए इसको पत्नी के साथ भी बताया गया था। तो निकोलो कोंटी था वो। अब्दुल रज्जाक या जमोरिन शासक यहाँ आया, खुरासान के शासक का दूत बनकर आया था। फिर देवराय द्वितीय के समय विजयनगर की भी यात्रा की। निकितन रूसी यात्री था, बमनी शासक मोहम्मद शाह तृतीय के समय आए। बारबोसा और डोमिंगो पायस कृष्णदेवराय के समय आए। दातब्य की बारबोसा ने अपने वृत्तांत में सती प्रथा का वर्णन किया है। नूनीस पुर्तगाली था, अश्व व्यापारी अच्युत देवराय के समय आया था। सीजर फेडरिक पुर्तगाली था, तालीकोटा युद्ध के पश्चात आया था। नेक्स्ट है विजयनगर में स्थापित राजवंशों को उनके शासन अवधि के बढ़ते क्रम में लगाई है। तो साल्यू है, तुलु है, अरावीडू है और संगम है, क्रम यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट तालीकोटा के युद्ध में बरार शामिल नहीं हुआ, कारण बरार और विजयनगर के संबंध मैत्रीपूर्ण थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कथन सही है, कारण गलत है। तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध 1565 ईस्वी में इसको बन्नी हट्टी का भी युद्ध बोलते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध दक्कन के 4 संयुक्त सैनिक संघों अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर एवं विजयनगर के मध्य हुआ था। इस युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था। गोलकुंडा और बरार के मध्य पारस्परिक शत्रुता के कारण बरार इसमें शामिल नहीं था, न कि उसके विजयनगर से अच्छे संबंध थे। दक्कनी राज्यों ने पारस्परिक वैवाहिक संबंधों के द्वारा इस महासंघ को मजबूत बनाया, ठीक है। दक्कनी महासंघ की जो सेनाएं राक्षसी संगड़ी की ओर बढ़ी और 23 जनवरी 1565 ईस्वी को ऐतिहासिक तालीकोटा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट एक्सप्लेनेशन में 71 में बच गया था। ए फारगटन एम्पायर नामक पुस्तक का लेखक सेवेल इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, ये भी पूछा जा सकता है। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था श्रीरंग तृतीय। तो ये थे विजयनगर के ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों ये जो लिखा हुआ ऑप्शन सी में, ये श्रीरंग तृतीय है, तो इसको देख लीजिएगा। अराविड वंश विजयनगर साम्राज्य का आखिरी वंश था, जिसका संस्थापक तिरुमल था। इसी वंश का आखिरी शासक श्रीरंग तृतीय विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था, जो कि सन है इसका, अच्छा यहाँ पे सन नहीं दिया गया है बीच में, तो 1642 के पास का समय है, ठीक है। 1678 से 1681 कहीं आपको देखने को मिलेगा। 73 नंबर, बाबर ने पाशा की उपाधि धारण के कारण बाबर स्वयं को तैमूर परंपरा से जोड़ता था। कथन ये सही है, कारण गलत है, ठीक है। बाबर ने तैमूर परंपरा के विरुद्ध जाकर पादशाह की उपाधि धारण की थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के पश्चात उसने काबुल के प्रत्येक निवासी को चांदी का सिक्का दान में दिया। उसे उसकी दानशीलता के चलते कलंदर कहा गया। नेक्स्ट है, निम्न में से किस युद्ध में भारत की पहली बार बंदूक और तोपों का प्रयोग हुआ? बाजौर का युद्ध, ठीक है। 1519 में भारत पर बाबर ने पहला आक्रमण यूसुफजाइयों के विरुद्ध किया और बाजौर अपना नियंत्रण कर लिया। बाजौर पर अपना नियंत्रण कर लिया। इस युद्ध में पहली मर्तबा बंदूक और तोपों का प्रयोग मिलता है। नेक्स्ट है, बाबर के संदर्भ में सही कथन आपको बताना है। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा उसके कुशल तोपची थे, यही ऑप्शन इसका सही है। बाबर की युद्धों की ट्रिक जो की है, पानी खाना चल घर मर, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, मृत्यु, ठीक है, मर, ठीक है। नेक्स्ट है, हुमायूं को बाबर ने कोहिनूर और संभल की जागीर प्रदान की थी। ऑप्शन नंबर बी, आगरा विजय के पश्चात। नेक्स्ट है 77 नंबर, जुदा का युद्ध हुआ था इल्तुतमिश और आराम शाह के मध्य, ठीक है। इल्तुतमिश देखिए स्क्रीन पे, जुद का युद्ध इल्तुतमिश और आराम शाह के मध्य हुआ। आराम शाह को जुद के युद्ध में पराजित कर इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में शासक बना। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश के सिक्के पर अंकन मिलता है अब्बासी खलीफा अल मुस्तनसीर का, तो ये सिक्का देख सकते हैं, इल्तुतमिश के सिक्कों पर अब्बासी खलीफा अल मुस्तनसीर का अंकन मिलता है। नेक्स्ट है, बंगाल दिल्ली सल्तनत का सूबा बना। ऑप्शन बी, इल्तुतमिश के समय 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय बंगाल दिल्ली सल्तनत का सूबा बना। नेक्स्ट है, अवध में पिरथु विद्रोह पर इस्माइल सियाओं का विद्रोह हुआ, तो ये है इल्तुतमिश के समय। नेक्स्ट है, तुर्कानी चहलगानी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है इसको बताना है। तो केवल एक ही जो कथन है, या 40 गुलाम सरदारों का गुट था, यही सही है। नेक्स्ट है, ममलूक वंश के समय लाल बस्तर था, तो ये न्याय का प्रतीक था। इल्तुतमिश के शासनकाल में लाल बस्तर न्याय का प्रतीक था। रजिया ने लाल बस्तर पहन कर ही रुकनुद्दीन के समय जनता से रुकनुद्दीन को शासन से हटाने की अपील की थी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की मुद्रा प्रणाली के संदर्भ में सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, देहलीवाल नाम से प्रसिद्ध सिक्के सल्तनत काल में ढलना शुरू हुए थे, ठीक है, देहलीवाल। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में अदाबुश सलातीन और मुआशिरुश सलातीन कौन थे? ये राजतंत्री ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर बी। 85 नंबर हम लोग देखते हैं, रजिया को उत्तराधिकारी बनने का मनोनयन पत्र तैयार करने का दायित्व था तो मोहम्मद दबीर के पास में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, रजिया 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश के सुयोग्य उत्तराधिकारी नसीरुद्दीन महमूद की असामयिक मृत्यु से इल्तुतमिश के सामने उत्तराधिकारी चुनने का संकट खड़ा हो गया। 1232 ईस्वी को ग्वालियर अभियान के वक्त वह अपनी सत्ता अपनी पुत्री रजिया के हाथ में सौंप गया। रजिया ने अपने दायित्व का कुशल निर्वहन किया, जिससे प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने न केवल एक संस्मारक सिक्के में रजिया का नाम अंकित करवाया, बल्कि अपने मशरीफ ममलकत महालेखाकार मोहम्मद दबीर को आदेश दिया कि वह रजिया को उत्तराधिकारी बनाने के लिए मनोनयन पत्र तैयार करें। नेक्स्ट, हुमायूं के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो कहाँ गया, ये आ गया। नेक्स्ट 86 था, हुमायूं के बारे में निम्न से क्या सही नहीं है? तो डी है, चौसा के युद्ध में उसने शेर शाह को पराजित किया, यही सही नहीं है। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। कन्नौज का बिलग्राम की युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं की हार हुई थी। 87 नंबर प्रश्न है, दूसरी बार मुगल साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध के पश्चात मानी गई? सरहिंद के पश्चात मानी गई। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी का राज्याभिषेक हुआ था, यह आगरा में हुआ था। जन्म का नाम फरीद खान था। शेरशाह सूरी का शिक्षा जौनपुर से हुई। शेरशाह सूरी ने पहले बाबर के लिए एक सैनिक के रूप में काम किया था, जिन्होंने उन्हें पदोन्नत कर सेनापति बनाया और फिर बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। 1537 में जब हुमायूं कहीं सुदूर अभियान पर थे, तब शेरशाह ने बंगाल पर कब्जा कर सूरी वंश की स्थापना की थी।
सन 1539 में शेरशाह को चौसा की लड़ाई में हुमायूं का सामना करना पड़ा, जिसे शेरशाह ने जीत लिया। 1540 ईस्वी में शेरशाह ने हुमायूं को पुनः हराकर भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और शेर खान की उपाधि लेकर संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। उसका राज्याभिषेक आगरा में हुआ और भारत में इससे द्वितीय अफगान राज की नींव रखी गई। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी के बारे में निम्न कथनों में सही नहीं है, तो निम्न कथन कौन से हैं? वो ऑप्शन नंबर डी जो सही नहीं है। उसने सड़क आजम बनवाई को आगरा से बुरहानपुर जाती है, जो कि ये गलत है। सड़क आजम बंगाल में सोनार गांव से लेकर पंजाब के अटक तक जाती थी, बाकी कथन सही है। नेक्स्ट है अकबर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पीर मोहम्मद अकबर के शिक्षक थे, सही बात है। अकबर का जन्म अमरकोट में जबकि राज्याभिषेक कालानौर के दुर्ग में हुआ था। पीर मोहम्मद अकबर के शिक्षक जबकि बैरम खां संरक्षक थे। शाह अबुल माली हुमायूं का विश्वास पात्र था, किंतु वह अकबर के राज्याभिषेक में शामिल नहीं हुआ। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा पर्दा शासन समूह में नहीं था? तो बैरम खां नहीं था, ऑप्शन नंबर डी। पर्दा समूह का उद्देश्य अकबर पर बैरम खां के नियंत्रण को कम करना था। इसमें हमीदा बेगम, अकबर की दायमा माहम अनगा, अधम्मा मुल्लापीर और मुनीम खां शामिल थे। स्क्रीन पे आप सभी लोग फोटो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ कथन दिए गए, इसमें विचार करना है, जो कि आप देख सकते हैं इसमें येलो नहीं किया गया ऑप्शन आंसर पे, लेकिन आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कुछ कथन दिए गए थे, आइए देखते हैं। अकबर के विरुद्ध पहला विद्रोह उज्बेकों ने किया था। अकबर के विरुद्ध अफगान, बलूचियों और यूसुफजाइयों का विद्रोह सबसे प्रबल था, जिसके दमन के दौरान ही बीरबल की मृत्यु हो गई थी और फिर मानसिंह और टोडरमल ने इसे दफनाने में सफलता हासिल की। अकबर का पहला विजय अभियान 1561 ईस्वी में मालवा के विरुद्ध हुआ था। उस समय मालवा का शासक बाज बहादुर था, जिसकी राजधानी सारंगपुर थी। नेक्स्ट है अकबर की विजयों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो कुछ विजय है उसको सही क्रम में करना है। तो पहले पे 3 गुजरात विजय, दूसरे पे 1 काबुल विजय, तीसरे पे 2 कश्मीर विजय, चौथे पे 5 सिंध विजय और 5वें पे 4 यानी उड़ीसा विजय, इसी क्रम में रही है। गुजरात विजय 1572, काबुल विजय 1581, कश्मीर विजय 1585, सिंध विजय 1591, उड़ीसा विजय 1592 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आइए देखते हैं अलाउद्दीन के समय सामान्यतः सैनिकों का वार्षिक वेतन था 234 टका, ऑप्शन नंबर सी। सराय अदल को सरकारी सहायता प्राप्त कपड़ा बाजार था, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? बदायूं द्वार के भीतर, ऑप्शन नंबर बी। ये देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट कंट्रोल सिस्टम, कुछ इस प्रकार से फोटो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सी अलाउद्दीन की राजस्व नीति और कर वसूली की सफलता संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी सर्फकाइनी से। सर्फकाइनी अलाउद्दीन का नायब वजीर था, जिसने सल्तनत के अधिकांश भागों में उसके अध्यादेश लागू करवाने का प्रयास किया। नेक्स्ट है अलाउद्दीन के समय भारतीय और ईरानी स्तर संगीतज्ञों की प्रधान थी, तो वो थी तुर्मती खातून। नेक्स्ट है मुबारक शाह खिलजी के संदर्भ निम्न कथनों पर विचार करना है। कुछ कथन दिए गए, उसमें सही या गलत बताना है। तो कथन 1 और कथन 3 सही है। ख्वाजी हाजी अलाउद्दीन का सुरक्षा मंत्री था। नेक्स्ट है नसीरुद्दीन खुसरो शाह के संबंध में सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए, उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी, उपाधि ये सही नहीं है। नेक्स्ट है तुगलक वंश के अंतिम 4 शासकों का सही क्रम क्या है? तो 4 शासक किस प्रकार से हैं आइए हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही है, 2 1 4 3। तो अबू बकर, नसीरुद्दीन, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन, सिकंदर शाह, नसीरुद्दीन महमूद थे। नेक्स्ट है अकबर की धार्मिक नीति में सबसे पहले क्या घटित हुआ था? ऑप्शन नंबर बी तीर्थ यात्रा कर समाप्ति। आइए देखते हैं तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति यानी पंजाब में गो हत्या पर प्रतिबंध लगा था 1563 ईस्वी, जजिया कर की समाप्ति 1564 और 1579, इबादत खाने का निर्माण 1575, मजहर की घोषणा 1579 और दीन इलाही की स्थापना 1582। नेक्स्ट है मरियम उजमानी को इतिहास में अन्य किस नाम से जानते हैं? जोधाबाई नाम से जानते हैं। फोटो आपकी स्क्रीन के सामने है। जोधाबाई को हरखा भाई और मरियम उजमानी भी कहा गया है। मरियम उजमानी इसलिए क्योंकि बादशाह अकबर की पहली संतान जोधाबाई से उत्पन्न हुई थी। जहांगीर का शिक्षक कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना। बैरम खान के पुत्र अब्दुल रहीम खाना जहांगीर के शिक्षक थे, जबकि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से उत्पन्न होने के कारण जहांगीर का नाम सलीम था। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सिकरी में है, जो पूर्णतः संगमरमर से निर्मित है। नेक्स्ट है उसके सिंहासन रोहण में यह स्पष्ट था कि उसने स्वयं अपने हाथ से अपने सर पर मुकुट रखा, खुतबा पढ़ा और सिक्के जारी किए, तो जहांगीर था। 1605 ईस्वी में आगरा के दुर्ग में जहांगीर सिंहासन आरूढ़ हुआ, जिसमें कोई अभिषेक नहीं, कोई शपथ नहीं, कोई धर्मादेश नहीं, इस सिद्धांत को सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा जुंटा जनता गुट में शामिल नहीं था? तो वो सलीम, ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं। नेक्स्ट है जहांगीर के संदर्भ में सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है उसके समय पुर्तगाली पहली बार भारत आए, यही कथन सही नहीं है। पुर्तगालियों का पहली बार भारत आगमन 1498 ईस्वी में हुआ था, तब भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन था। जब पुर्तगाली भारत आए तब दिल्ली सल्तनत में सिकंदर लोदी, सर की वंश में हुसैन शाह सर की, विजयनगर में इमादी नरसिंह और गुजरात में महमूद बेगड़ा शासन कर रहे थे। 107 नेक्स्ट प्रश्न है शहजादे खुर्रम ने शाहजहां की उपाधि धारण की, तो विजय, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण विजय के बाद। 1627 में उसने सत्ता प्राप्त की, उसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्णकाल माना जाता है। मुल्ला कासिम बेग उसके प्रथम शिक्षक थे। नेक्स्ट है पीटर मुंडी कब भारत आए? तो शाहजहां के समय पीटर मुंडी भारत आया था, ऑप्शन नंबर सी। मुगल काल में आए यात्री अकबर के समय में फादर एंटोनी, फादर थॉमस स्टीफन्स, पश्चिम भारत में आने वाले प्रथम अंग्रेज जॉन न्यूबरी, विलियम्स लीड्स, जेम्स स्टोरी, लिंस्टेन, राल्फ रिच, पहला अंग्रेज व्यापारी जो फतेहपुर सिकरी और आगरा पहुंचा, प्लस भारतीय रीति रिवाजों का उल्लेखन करने वाला पहला अंग्रेज भी है। मिंडेन हॉल। और जहांगीर के समय में क्या हुआ था? हाकिंस, विलियम फिंच, जॉन जुर्दा, निकोलस डाउनटन, निकोलस विथिंगटन, थॉमस कोयर्थ, पॉल कैनिंग, विलियम एडवर्थ, थॉमस रो, एडवर्ड टेरी, फ्रांसिस्को पेल्सर डच यात्री था, जॉन डिलाइट डच यात्री, पिएत्रा डेला वाले इटली का था। शाहजहां के समय में मुंडी प्रेविनियर फ्रांसीसी थे, मनुची इटली, बर्नियर फ्रांसीसी। औरंगजेब के समय थेवेनाट फ्रांसीसी, करेरी इटली, जॉन फ्रायर। और इसका अगर आपको देखना है तो इसके पांडे मध्यकालीन भारत देख सकते हैं। नेक्स्ट है शाहजहां के समय दक्षिण के किस राज्य ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो ऑप्शन नंबर सी दोनों। शाहजहां के समय बीजापुर और गोलकुंडा दोनों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मुगलों पुर्तगालियों का दमन तथा दुर्भिक्ष और प्लेग उसके शासन की घटनाएं हुई थी। 110 नंबर निम्न से उत्तराधिकारी युद्धों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर बी धर्मत, सामूगढ़, खजवा और देवराई का युद्ध। स्क्रीन पे आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है पूरा। नेक्स्ट है आप सभी लोग का शाहजहां के समय न्याय का दिन माना गया है, तो बुधवार का जो दिन है वो न्याय का दिन माना गया है शाहजहां के समय में।
नेक्स्ट है औरंगजेब के प्रथम शिक्षक थे अब्दुल लतीफ़ थे, ठीक है, भारत डिस्कवरी इसका जो कि वो है। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है इसमें 112 था, नेक्स्ट प्रश्न 113 नंबर है। थोड़ा सा इसका डिटेल आप सभी लोग देख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ऐसे बोल देने पे आप भूल जाएंगे, इसको देखना पड़ेगा, देख करके क्लियर होगा। 113 नंबर नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब के संदर्भ में सही नहीं है तो गोलकुंडा उसके समय में। नेक्स्ट है औरंगजेब के संदर्भ में सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी गोलकुंडा उसके समय में स्वतंत्र हो गया था। तत्कालीन गोलकुंडा में मदन्ना और कन्ना शासन की बागडोर संभालते थे, जबकि शासन अबुल हसन अयोग्य और विलास प्रिय था। इस स्थिति में मद्देनजर औरंगजेब ने गोलकुंडा के स्वतंत्र अस्तित्व को खत्म कर 1687 में उसे अपने राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट है निम्न सुमेलों में ठीक नहीं है कौन सा है। औरंगजेब का मतलब शासक है वो मकबरा बताना है, तो औरंगजेब का मकबरा आगरा में नहीं है, आप जानते हैं ये अच्छे से। औरंगजेब और बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, अकबर और जोधाबाई का मकबरा सिकंदरा में है। नेक्स्ट है अनारकली की दंत कथा का उल्लेख करने वाला यात्री तो विलियम फिंच था। 108 जैसे आपको देखना है 108 प्रश्न की जो विवरण है उसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। तो 116 नंबर प्रश्न है सल्तनत काल में किस सुल्तान को विलास प्रेमी जीव कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी रुकनुद्दीन फिरोज शाह को। नेक्स्ट रजिया के रजिया ने विरुद्ध धारण किया, तो ऑप्शन नंबर सी उमदत उल निश्वा का, यानी हातिम द्वितीय ऐबक की, अमीर उल उमरा इल्तुतमिश, उमदत उल निश्वा रजिया और नियाबत एक खुदाई बलबन। नेक्स्ट है रजिया के समय वजीर था ख्वाजा मुहाजिबुद्दीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्न में से किसने नायब मामलिकात का पद सृजित किया और दरवाजे पर नौबत व हाथी रखना शुरू कर दिया, तो वो था बहराम शाह द्वारा। नेक्स्ट है बहराम शाह तुर्कों के समर्थन से शासक बना था जिसमें एतगीन प्रमुख था, एतगीन को ही उसने नायब ममलिकात का पद प्रदान किया और दरवाजे पर नौबत और हाथी रखना प्रारंभ किया। नेक्स्ट है उसके बारे में कहा गया है कि उसका स्वभाव शांत सरीखा था, कुरान की नकल बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसने बहराइच के हाकिम का भी पद संभाला, उसका राज्याभिषेक हरे राजमहल में हुआ और उसके समय सुल्तान एवं तुर्की सरदारों के मध्य संघर्ष की समाप्ति हुई। तो उपरोक्त जो कथन है वर्णन संबंधित है, ये नसीरुद्दीन महमूद से संबंधित है। नेक्स्ट बलबन को उल्लू खां की पदवी से विभूषित किया, तो ये नसीरुद्दीन महमूद ने। नेक्स्ट है निम्न में से कौन बलबन बुजुर्ग का सफेद बालों वाला भी कहलाता था, किसलू खां। बलबन बुजुर्ग या सफेद बालों वाला कहलाता था किसलू खां। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बलबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही नहीं है। अब दोस्तों आपको बता दें कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे बहुत बेसिक से उसका एक्सप्लेन कर दीजिए। दोस्तों एक तो क्वेश्चन 150 है, एक्सप्लेनेशन अगर बेसिक से भी कर दे आदमी, छोटी छोटी चीज़ें भी जो मिसलेनियस टाइप प्रश्न है, तो बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा और इतना लेंदी आप मतलब समझ सकते हैं कि एक तो आपको मतलब जो प्रश्न मिल रहे हैं वो आपको मिसलेनियस सेट मिल रहा है, आपको उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। उसमें छोटे छोटे मिसलेनियस प्रश्न डाल करके अपने आपको कंफ्यूज मत करिए, वरना याद रह जाएगा, एग्जाम आ जाएगा प्रश्न ना तो आपको सिर्फ याद रह जाएगा वो मिसलेनियस, बाकी के आप कठिन प्रश्न भूल चुके होंगे। तो आप हमारी बात को समझिए, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अनुभवों के अनुसार क्या क्या गलतियाँ होती रही हैं, नॉन सेलेक्टेड से, फेलियरों से, फिर सेलेक्टेड लोगों से, वही सारी चीज़ें यहाँ पे करी गई हैं। तो आप सभी लोग समझें और इसको सुने ध्यान से, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बलबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है, तो इसमें देखिए आपको बता दें 4 ऑप्शन है, येलो नहीं किया गया है, लेकिन आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे आंसर क्लियर हो जाएगा। बलबन ने द्वितीय इलबारी वंश की नींव डाली और स्वयं को खुदवा की परछाइयाँ नियाबत एक खुदाई अथवा जिल्लीलाह कहा। तो अब इसमें देख लीजिए, उसने खुद को खलीफा का प्रतिनिधि माना, उसने स्वयं को अफरासियाब का वंशज कहा, राज्यारोहण के बाद उसने गयासुद्दीन की उपाधि धारण की, उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्न सुधारों पर विचार करना है, कुछ पास्ट दिए गए सुधार उसमें विचार करना है। क्या पूछा गया, उपरोक्त में से कौन से सुधार बलबन से संबंधित हैं, तो ये सभी जो सुधार हैं बलबन से संबंधित है। ये देख लेते हैं एक बार। राजत्व का सिद्धांत जो कि है ताकि शासक की प्रतिष्ठा की पुनर्बहाली हो, लौ और रक्त नीति ताकि सीमाएं सुरक्षित रहें और साम्राज्य में वृद्धि हो, दोआब में एकताओं का पुनर्ग्रहण ताकि आर्थिक बहाली को दूर किया जा सके, गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन क्योंकि स्वयं को अफरासियाबी का वंशज माना, तुर्काने चहलगानी का दमन क्योंकि ये शासक को कमजोर कर स्वयं शक्तिशाली बन गए थे। नेक्स्ट है निम्न में से किस एकमात्र विद्रोह का दमन बलबन ने दिल्ली से दूर जाकर किया है, तुगरील खां के विद्रोह का दमन। नेक्स्ट दीवाने आरिज के संदर्भ में निम्न कथनों में सही नहीं है, तो कथन केवल 2 वो सही नहीं है। इमादुल मुल्क दीवाने आरिज बनाया गया था, यही कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है इक्तादारों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए बलबन ने नियुक्ति की, ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की है। नेक्स्ट है बलबन कथन और कारण है, पहला कथन है बलबन पहला शासक था जिसने किले बनवाने पर ध्यान दिया, कारण है वो मंगोल आक्रमण के साम्राज्य की रक्षा करना चाहता था, तो इसका आंसर होगा कथन व कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। मंगोल आक्रमण के खतरे को टालने के लिए बलबन ने किले बनवाने पर ध्यान दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने भी मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए यही तरीका अपनाया था। 129 नंबर प्रश्न है अमीर खुसरो और अमीर हसन को संरक्षण प्राप्त था शहजादा मोहम्मद का। नेक्स्ट है ममलूक वंश का अंतिम शासक था क्यूमर्स समुद्दीन। दोस्तों 30 हमने देख लिया ममलूक वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स जो कि। फिर नेक्स्ट है खिजली वंश के शासकों का सही क्रम कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए जलालुद्दीन खिलजी और ऑप्शन 2 अलाउद्दीन खिलजी, 3 मुबारक शाह खिलजी और खुसरो खां, यही क्रम है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजियों में सर्वाधिक समय तक शासन 20 वर्ष तक रहा है, मुबारक शाह खिलजी और खुसरो शाह। नेक्स्ट प्रश्न है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, तो इसमें कथन कुछ दिए गए, कौन सा कथन सही है ये बताना है, तो केवल 1 और 2 कथन सही है। यह आक्रमण 1025 में महमूद गजनवी द्वारा हुआ, इस समय भीमदेव शासक थे, यह महमूद का भारत पर अंतिम आक्रमण था, यही कथन इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट है अलबरूनी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, ऑप्शन नंबर सही और गलत कौन सा ये बताना है, तो मतलब सही कौन सा ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 और 2 सही है। वो महमूद के साथ भारत आया, पुराणों का अध्ययन करने वाला वो पहला मुस्लिम था। नेक्स्ट है आप देख सकते हैं रेहला इब्न बतूता की रचना जो अरबी भाषा में है, अलबरूनी की फोटो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा मोहम्मद गोरी के आक्रमण के संदर्भ में सही कथन नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसका पहला आक्रमण भट्टा पर हुआ, ठीक है, तो यही कथन जो कि सही नहीं है। 135 नंबर तराइन युद्ध के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 1 और दोनों कथन सही कौन सा है इस पर विचार करना है, 1 और 2 दोनों कथन इसमें सही है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ जिसमें पृथ्वीराज
तृतीय विजयी हुआ, जबकि दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय हुई, जिसमें उसके प्रमुख सेनापति गोविंद राय और खांडे राय मारे गए। गोविंद राय पृथ्वी की सेना के अग्रिम दल के नेतृत्व करता थे, जबकि खांडे राय पहले युद्ध में गोरी को घायल किया था। नेक्स्ट है, गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त किया, उसका मुख्यालय था कोहराम में। नेक्स्ट है, ऐबक ने बुंदेलखंड आक्रमण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ऐबक के बुंदेलखंड आक्रमण के संदर्भ में तो कथन दिए गए, इसमें कौन सा सही है यही बताना है। तो कथन 1, 2, 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। कथन क्या है, पढ़ दे रहे हैं। बुंदेलखंड में तब चंदेल वंशी राजाओं का शासन था, परमारदी देव तत्कालीन शासक थे, अजय देव परमारदी देव का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट है, इसमें एक कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, उसको बता दें। ऐबक ने 1202 ईस्वी में बुंदेलखंड पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, खिलजी वंश के संदर्भ में यह कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी पहला मंगोल आक्रमण, यही कथन सही नहीं है। पहला मंगोल आक्रमण खिलजियों के समय नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, जलालुद्दीन को शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान करने वाला था वो कैकुबाद था। कैकुबाद का शासन जलालुद्दीन का उत्कर्ष माना जाता है। उसी के समय वह समाना का सूबेदार और सरे जहांदार बना। कैकुबाद ने उसे आरिजे मुमालिक और शाइस्ता खां की उपाधि निजामुद्दीन के मरणोपरांत दी थी, यानी वधोपरांत लिखा है इसमें, तो उसी उपरांत में दी थी। नेक्स्ट है, किलोखरी के महल के संदर्भ में सही है, ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त के बारे में सभी कथन सही है। क्या कथन है, इसका निर्माण कैकुबाद ने करवाया था। यहाँ जलालुद्दीन का राज्याभिषेक हुआ, यह यमुना नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट है, जलालुद्दीन के संदर्भ में सही कथन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। सिद्दी मौला को संत की उपाधि दी गई, यही कथन इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट है, जलालुद्दीन खिलजी के समय किसके नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ, तो वो अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ। नेक्स्ट है, मंगोलों को पहली बार बसने की अनुमति दी गई, तो ऑप्शन नंबर बी जलालुद्दीन के समय। नेक्स्ट है, पहली बार दक्षिण पर मुस्लिम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी जलालुद्दीन के समय। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के समय जलालुद्दीन की तरफ से अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण 1296 ईस्वी में किया। नेक्स्ट है, इनमें अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ी उपाधि नहीं है, ऑप्शन नंबर सी अली गुरशास्प। तो अली गुरशास्प अलाउद्दीन का मूल नाम था, न कि उसकी उपाधि थी। नेक्स्ट है, 146 नंबर कथन, अलाउद्दीन को आरिजे मुमालिक और अवध का सूबेदार बनाया गया। कारण है, उसने मालिक छज्जू के विद्रोह का दमन किया, तो ऑप्शन डी इसमें सही है। कथन और कारण दोनों सही, किंतु सही व्याख्या जो कि सही नहीं करता है, कथन जो है कारण की सही व्याख्या नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट है, 147 कथन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कर वृद्धि की योजना बनाई। कारण है, दोआब एक उपजाऊ क्षेत्र था, इसीलिए क्या कारण है, इसमें दो कारण दिए गए हैं, राज्य की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करना था, तो ऑप्शन डी इसमें सही। कथन और कारण सही है और दोनों ही कारण सही व्याख्या करते हैं। कुछ नए टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट 148 नंबर कथन, दौलताबाद को दिल्ली से बदलकर राजधानी बनाया गया। कारण है, दौलताबाद साम्राज्य के केंद्र में था। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही। कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। 149 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष पुनः दिल्ली को राजधानी बना दिया, 1335 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक के सुधारों का क्रम देख लेते हैं। ट्रिक आपको बता दें, दो का तो कर, यानी दोआब में कर वृद्धि, का कैपिटल चेंज, तो टोकन कॉइन सांकेतिक मुद्रा, कर यानी कराचिल कुरासन अभियान। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखी थी, तो शेख बुरहानुद्दीन ने, ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन देख लें, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बुरहानुद्दीन गरीब ने दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखी। इनकी खानका दौलताबाद में स्थित है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोग को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें और सभी लोग सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले समय में इसी चैनल पे आपको बहुत सी बेहतरीन सारी चीजें प्राप्त होने वाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।